हेलो एंड हाय। जैसा कि हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स, इसका जो लास्ट पार्ट हुआ। पिछला क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस को पढ़ा था। आज उसका क्विक रिवीजन करते हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए और याद रहे। हम चार्ट बनाए हैं जिसमें एक प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस है और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। इस टेबल में हम आइडियल गैस इक्वेशन जो इस प्रोसेस का करस्पॉन्डिंग होगा उसको राइट करेंगे। इसमें वर्क डन, इसमें हीट ट्रांसफर, इसमें इंटरनल एनर्जी और सिंपली उसका ग्राफ रिलेटेड, ताकि रिवीजन करने में आसान रहे। यदि मन हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तो लेके रिवीजन क्विकली किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट यानी dV इक्वल टू जीरो। आइडियल गैस होता है क्या जी? पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये कांस्टेंट है। इन इसको हम लिख सकते हैं सिंपली पी वी बाई टी, पी वी बाई टी। अब ये वन से प्रोसेस से सेकेंड प्रोसेस में जाएंगे। पहले प्रोसेस को वन से डिलीट करेंगे और दूसरे प्रोसेस में टू को। आइडियल गैस इक्वेशन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए होगा तो इसके लिए भी कांस्टेंट है, यानी पी बचेगा, पी और टी बचेगा तो वेरी कर रहा होगा, यानी पी वन बाई टी वन इजकल टू पी टू बाई टी टू। पी वन स्टेट से सेकेंड स्टेट में जा रहा है तो उसके लिए यदि प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है और इस दोनों में से कोई दिया हुआ है तो फोर्थ निकल जाएगा। यानी इस चार क्वांटिटी में यदि तीन क्वांटिटी हम लोग को मालूम रहेगा तो फोर क्वांटिटी मिल जाएगा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इजकल टू होता है पी डी वी। तो यहाँ पे सिंस डी वी इजकल टू जीरो है यानी पी इंटू जीरो इजकल टू जीरो हो गया। हीट ट्रांसफर क्यू जो होता है वो इस केस में सी, जिसमें क्यू इजकल टू होता है सी सी डी टी। सिंस यहाँ पर सी इजकल टू सी भी है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एम सी वी डी टी। सिंस यहाँ पर वर्क जीरो है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है? क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर ये जीरो है, यानी हीट बराबर ही इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी होगा एम सी वी डेल्टा टी। ग्राफ को बाद में अच्छे से देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में थर्मल यानी हीट, यानी डी टी इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा, यानी टी टू एस टी वन इक्वल टू टी वन टी टू सेम होगा। यहाँ पर टी यदि सेम है तो क्या हो जाएगा? पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। और वर्क डन इसमें ड्राइव ओवर क्यूब है, इसमें फॉर्मूला आता है वर्क डन का पी वन वी वन पी वन वी वन एल एन वी टू बाय वी वन। और इस पी वन वी वन को पी टू वी टू भी दोनों इक्वल है तो यहाँ पर पी वन वी वन को पी टू वी टू भी बदल सकते हैं। सिमिलरली वी टू बाई वी वन जो है इसको यदि हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से लाना चाहें तो क्या होगा? वी टू बाय वी वन, यहाँ से क्या जाएगा? पी वन बाई पी टू, ये भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये वी टू है, वी वन यहाँ आते हैं तो पी वन बाई पी टू हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है इसको भी हम पी टू वी टू बदल सकते हैं। आइसोथर्मल के केस में हीट ट्रांसफर जो होगा यहाँ पर, क्योंकि आइसोथर्मल इंटरनल एनर्जी जो होता है एम सी डी टी होता है। यहाँ पर डी टी इक्वल टू ये जीरो है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
जीरो से मल्टीप्लाई कोई जीरो करते हैं तो जीरो हो जाता है, इसीलिए ये जब जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से इंटरनल एनर्जी यहाँ जीरो हो जा रहा है, तो वर्क और हीट इक्वल होगा, यानी हीट भी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ बदल देते हैं P2 V2 ln P1 बाई P2, और ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, बार बार किसका यूनिट होता है प्रेशर का, इसीलिए आइसोबारिक, ठीक। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट यानी dP इक्वल टू जीरो है। आइडियल गैस इक्वेशन में dP को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है V और T, यानी V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 हो जाएगा। सिमिलरली वर्क डन P dV होगा, और कह सकते हैं P V फाइनल माइनस V इनिशियल। सिमिलरली हीट ट्रांसफर C जो है इक्वल टू Cp है, इसीलिए यहाँ पर Q हो जाएगा m Cp डेल्टा T, और m इंटरनल एनर्जी हमेशा mCp dt ही होता है। सिमिलरली एडिबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू जीरो होता है, यानी यहाँ पर एडिबेटिक प्रोसेस में आइडियल इक्वेशन जो होगा वो होगा P V पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, और ये गामा जो है ये है Cp बाई Cv। और इस केस में वर्क डन जो होता है P1 P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1, और हीट ट्रांसफर इस केस में होगा क्योंकि Q इक्वल टू एडिबेटिक प्रोसेस में का मतलब ही हुआ हीट कोई ट्रांसफर नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी जब भी होता है हम Cp dt ही होता है। एक प्रोसेस होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इन आइडियल गैस को जो लिखते हैं PV बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में P पावर n लिखते हैं, n इसी को कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जब n इक्वल टू गामा हो जाता है तो इसको कहते हैं एडिबेटिक प्रोसेस। जब n इक्वल टू गामा होता है एडिबेटिक प्रोसेस, तो क्या कैसा लिखा जाएगा, यानी P V पे पावर गामा। सिमिलरली n इक्वल टू यदि 1 हो जाता है तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी n को वैल्यू 1 रखेंगे एंड Pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली यदि n का वैल्यू 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, यानी P V पावर 0 0 जब भी किसी पावर होता हो तो हो जाता 1, यानी P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और वहीं यदि n का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो जो कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी P पावर जब कोई इन्फिनिटी पावर होता है तो उसको कहते हैं 1 हो जाता है। जब तो ये इस पावर इन्फिनिटी है, यानी इससे कंपेरिजन में P काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ये निगलेबल हो जाएगा, यानी V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये जनरलाइज फॉर्मूला हुआ हर प्रोसेस के लिए, और n का वैल्यू यदि चेंज होता है तो उसके हिसाब से उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। इस केस में आइडियल इक्वेशन सिमिलरली यदि इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, मानो टी के टर्म में लिखना चाहेंगे T1 बाय T2 इक्वल टू हो जाता है P1 बाय P2 पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, गामा माइनस 1 बाय गामा होता है। वही वॉल्यूम के टर्म में यदि लिखते हैं तो होता है
पावर गामा माइनस 1 यानी V2 बाई V1 गामा माइनस 1। ये कभी कभी कन्वर्सन का यूज होता है, तो ये याद रखना है। बस यहाँ पर जो गामा है उसको बस रिप्लेस कर देंगे गामा को n से, तो सेम फॉर्मूला अप्लाइड हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी जो होता है हमेशा वो ये होता है एम सी वी डेल्टा टी। अब यदि हम बात करें ग्राफ का, पीवी ग्राफ, तो यदि ये पी वी है, सिंस ये आइसोकोरिक प्रोसेस है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये होगा ग्राफ, लाइन जाएगा। सेकंड आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें पीवी ग्राफ कैसा बनेगा, पी और ये एक्स में वी है, इस केस में ये ग्राफ कर्व बनेगा। एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में ये इस तरह बनेगा। ये सेम ग्राफ में दिखाएं इसीलिए ऐसा बन गया, नहीं तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो इसको एक को डिलीट कर देते हैं। कांस्टेंट प्रेशर के केस में प्रेशर कांस्टेंट ऐसा बनेगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस में आइसोथर्मल के नेचर का ही होगा, बस इसका स्लोप जो होगा ज़्यादा होगा आइसोथर्मल से। यदि एक ग्राफ में शो करना चाहे तो यदि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि हर एक पॉइंट पर सेम है वॉल्यूम। ये भी कांस्टेंट हो गया। मेनली कन्फ्यूज होता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो ये जब n इक्वल टू ये 1 हो गया आइसोथर्मल, और ये हो गया एडियाबेटिक n इक्वल टू गामा। यानी सेम ग्राफ में यदि एडियाबेटिक आइसोथर्मल दोनों दिया हुआ रहेगा तो आइसोथर्मल का ग्राफ का स्लोप जो होगा कर्व थोड़ा ऊपर होगा, और ये एडियाबेटिक का नीचे होगा थोड़ा। जब ये एक्सपेंशन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन का केस है एक्सपेंशन में, और वहीं यदि कंप्रेशन का केस रहेगा तो एडियाबेटिक का ये होगा एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं एक्सपेंशन। और यदि कंप्रेशन का केस रहेगा यानी वॉल्यूम घटेगा, तो यदि ये पॉइंट्स लेते हैं, एक ये ग्राफ है कर्व और एक ये कर्व है, तो ऊपर वाला जो कर्व होगा इसमें उल्टा हो जाएगा, ये एडियाबेटिक हो जाएगा और ये आइसोथर्मल हो जाएगा। मेनली स्लोप लेते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए n इक्वल टू 0 और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एक पिछले क्लास में जो हम लोग रिवीजन किए थे वो यही था, जो उसका रिवीजन क्विक रिवीजन हो गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले से एक बार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, फिर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। टेम्परेचर को डिफाइन किया गया था। इसमें क्या था, कोई दो बॉडी था, वो यदि एडियाबेटिक वॉल से घिरा हुआ था, और तीसरा बॉडी लिए थे सी, जो को ये दोनों बॉडी ए और बी से डायथर्मल वॉल से
कनेक्टेड था। तो देखे थे यदि ये बी और सी तीनों डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो कुछ देर बाद तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। सिंस यहाँ पर हीट इससे नहीं ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब पर भी सेम टेम्परेचर पर अचीव हो जाता है, क्योंकि ये हीट सी से डायथर्मल वाल के कारण एक्सचेंज करता है और बी भी सी से करता है और सी दोनों ए और बी से कर रहा है। यानी इस जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही था कि दो बॉडी यदि तीसरा एक बॉडी कनेक्टेड है तो तीनों एक दूसरे को थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। दो बॉडी किसी तीसरे बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वापस में तीनों एक एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी टेम्परेचर सेम रहेगा, हो जाएगा, क्योंकि ये हीट इससे एक्सचेंज करेगा और ये हीट एक्सचेंज करेगा और आइसोथर्मल हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था। जितना हीट हम देते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ अमाउंट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और कुछ अमाउंट वर्क डन होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब हम आज पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट जीरो लॉ था वो टेम्परेचर डिफाइन कर रहा था। फर्स्ट लॉ जो था वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये तो सेकेंड लॉ होगा, ये बताएगा कि प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं, इन सिस्टम ए से बी जो जा रहा है वो पॉसिबल है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल में यदि देखते हैं तो कोई हॉट कप ऑफ टी है जो टेबल पर रखा हुआ है, मानो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये कप ऑफ टी धीरे धीरे कूल होगा और हीट बाहर निकलेगा। बट ये जब कूल हो जाएगा, इस प्रोसेस के लिए हम लोग को कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ा और ये स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस हुआ। बट यदि यही 20 डिग्री पर टेम्परेचर पे है, आग आने के बाद ऐसा नहीं होगा अपने आप कि ये वापस क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ले और ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए। ये पॉसिबल नहीं होगा। ये प्रोसेस कूल होगा बट ये वार्म नहीं होगा। इसी डायरेक्शन को बताता है कि ये प्रोसेस ठंडा से गर्म होने वाला है या गर्म से ठंडा होने वाला है। ये प्रोसेस बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिबल है या नहीं है। वैसे तो ये यहाँ पर हम लोग को काफ़ी कम कुछ पढ़ना है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि कोई प्रोसेस को प्रेडिक्ट करना कि होगा ये तो हम लोग कॉमन सेंस से भी बता देते हैं। जब मानो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कोई इंजन में कोई वर्क हो रहा है तो वो पॉसिबल है या नहीं, कोई भी थ्योरी हम देख रहे हैं तो ये सब प्रोसेस देखते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से। इसका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली वो यही दिया हुआ है। ये लॉ डिफाइन करता है कि 100% किसी इंजन का एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। यानी 100% जो वर्क हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे इसी प्रोसेस में देखो तो एनर्जी दोनों केस में सेम एनर्जी है। क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर आ गया है तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, बट सेम एनर्जी होने के बाद भी ये इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर Q इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू दोनों केस में वैलिड है,
बट ये कौन सा प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन करता है। एक तो इसमें आता है जो कि इंपॉर्टेंट, वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट इंपॉर्टेंट होता है इंट्रॉपी के लिए। इंट्रॉपी एक तरह से रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जिसमें जितना रैंडमनेस होगा उसका इंट्रॉपी उतना ही ज़्यादा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल और कर सकते हैं इस लॉ के हिसाब से, यदि कोई जार है, कोई बॉक्स है मानो, इसमें हम दो टाइप का गैस को मिक्स करना चाहते हैं। तो यदि हम इसमें गैस ए डालते हैं और गैस बी को डालते हैं तो ऑटोमेटिक ये दोनों मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या कुछ मेथड नहीं अप्लाई करना होगा। बट ये यदि इस स्टेट में आने के बाद ऑटोमेटिक सेग्रीगेट नहीं हो सकता है कि ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ये जो डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है कि ये बस मिल सकता है, अलग नहीं हो सकता है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही डिसाइड करता है। ये इंट्रोपी रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स बस शॉर्ट में बस बता रहे हैं, डिटेल में उससे है होता है बट अभी नहीं दिया एनसीईआरटी में तो नहीं बता रहे हैं ज़्यादा। इंट्रोपी होता है और ये इंट्रोपी को कहते हैं, लिखते हैं एस से, और ये होता है एच बाई टी और ये क्यू बाई टी। क्यू बाई टी जितना हीट ये एब्जॉर्ब या रिलीज कर रहा है जिस टेम्परेचर पे, उससे डिवाइड करते हैं। मान लो ऊपर एग्जांपल में यदि कप ऑफ टी है और ये कोई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, इस कप को यदि सिस्टम मान लेते हैं तो बाहर का सराउंडिंग हो गया, तो कप यदि हीट 10 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब यानी प्लस में होगा, और टेम्परेचर जो 45 डिग्री है यानी 273 प्लस 45 डिग्री, ये इंट्रोपी हुआ इस कप का। और सराउंडिंग का हो जाएगा, ये रिलीज कर रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस में होगा, और सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, जो सराउंडिंग के लिए ये प्लस में हो जाएगा। और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एंट्रोपी हो गया सराउंडिंग का। और जब कभी भी होता है तो यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा ही, यूनिवर्स का एंट्रोपी जो होता है यूनिवर्स का हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि इसी केस में देख ले तो सिस्टम क्या हुआ, कप है सिस्टम, यानी कप का डेल्टा एस कप का प्लस यूनिवर्स क्या होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग, और सराउंडिंग हो गया इन्वायरमेंट वाले जिसमें हीट हम लोग कप ऑफ टी रिलीज कर रहा है। यदि ये दोनों को ऐड करने पर यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तब ये पॉसिबल है। यदि उल्टा करते हैं तो देखेंगे हम लोग, यदि ये निकाल के क्या मानो हीट यदि एब्जॉर्ब कर रहा है 45 डिग्री पे एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस केस में ये प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा। जब ये रिलीज कर रहा होगा तभी केस में ये इंट्रोपी पॉजिटिव आएगा, यानी ये प्रोसेस पॉसिबल है। एनसीईआरटी में दो चीज को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जनरली डिफाइन करने की कोशिश किया गया है। फर्स्ट है इंजन। इंजन क्या होता है पहले वो देखेंगे। तीन चीज यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। एक हीट इंजन, हीट पंप, और हीट पंप से ही रिलेटेड होता है रेफ्रिजरेटर। पहले हीट इंजन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हीट इंजन के बारे में हम लोग का कोई भी में कोई इंजन का पढ़ने का मकसद यही है कि हम लोग उससे अपने काम लायक वर्क कैसे निकालें। हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन उसका मकसद मेन है कि हीट इनपुट देंगे और इनपुट की तरह हीट देंगे और आउटपुट वर्क होगा निकलेगा, जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे कोई काम करने के लिए। ये इनपुट होगा, ऐसा मशीन होगा और इसमें हीट हम लोग देंगे और वर्क आउटपुट एज आउटपुट निकलेगा। तो कोई भी चीज़ का यदि इफिशियंसी हम लोग को पता करना होता है तो हम लोग
कैसे बोलते हैं कितना एफिशिएंट है कोई काम या कोई, तो यानी कितना वो यूजेबल है। यूजेबल पार्ट इस केस में क्या होगा, वर्क होगा। तो यानी वर्क कितना आ रहा है और कितना इनपुट हम लोग दे रहे हैं। यानी यदि हम अपने पढ़ाई पे कितना मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट हो गया वर्क, और इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं वो हो गया हीट। यानी हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, यानी हम लोग ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। और कम पढ़ के अच्छा रिजल्ट आ रहा है यानी ज़्यादा एफिशिएंट हम लोग हैं। कोई काम करने में भी कोई इंसान कम मेहनत में अच्छा काम करता है वो ज़्यादा एफिशिएंट हुआ। सेम उसी कॉन्सेप्ट हीट इंजन केस में होता है। इफिशियंसी होता है किसी भी कोई भी चीज़ जब होता है आउटपुट, डिजायरेबल आउटपुट बाय इनपुट। इंजन को समझने से पहले एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट डिफिनेशन समझ गए हैं। एक होता है हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर का मतलब ये हुआ कि यदि इसमें कोई टेम्परेचर, इससे कोई हीट एक्सट्रैक्ट करें या इसमें हीट हम लोग दें, उससे इसके टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि कोई ओशियन हुआ, ओशियन से यदि हम हीट उसमें दें या उससे एक्सट्रैक्ट करें, इतना बड़ा बॉडी है कि उसके ओवरऑल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यदि उसमें हम 10 जूल हीट दे दें एटमॉस्फेयर में, तो उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसका चेंज नहीं होने वाला है। यानी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम इवन आफ्टर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग हीट। यदि हॉट रिजर्वायर होगा, इस केस में दो चीज पढ़ेंगे, एक हॉट रिजर्वायर, एक कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर, एक कोल्ड रिजर्वायर। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मान लो T1 है और ये T2 है, तो यानी टेम्परेचर T1, इस रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होगा T1 ग्रेटर देन T2 होगा। जैसे हीट हीट इंजन का केस लेते हैं। हीट इंजन का कॉन्सेप्ट हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग का मकसद ये है कि हम हीट इसमें देंगे, ये यदि हीट इंजन है तो कुछ करके ये हमको आउटपुट में कुछ वर्क दे जिसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकें। और रेस्ट अमाउंट 100% नहीं कन्वर्ट होगा हीट वर्क में, और कुछ अमाउंट हीट रिलीज हो जाएगा। ये हीट जो होगा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और कहाँ पे उसको छोड़ेंगे, उसी कहते हैं रिजर्वायर। ये हॉट रिजर्वायर होगा क्योंकि हॉट हमेशा टेम्परेचर जो हीट जो होता है हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करता है, इसीलिए ये डायरेक्शन भी शो करना इंपॉर्टेंट होता है, एरो सिंबल। यानी हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड रिजर्वायर है। ये टेम्परेचर T1 यदि इसको बोलते हैं T1 और ये T2, यानी टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 क्योंकि ये हॉट रिजर्वायर है। यदि इसको एज्यूम करते हैं कि यहाँ से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट किया हॉट रिजर्वायर से और हीट इंजन में एंट्री हुआ, और क्यू डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ से बना, रेस्ट जो हीट बच गया Q2 वो एब्जॉर्ब हो गया कोल्ड रिजर्वायर के थ्रू। यहाँ पर यदि इक्वेशन लिखे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो क्या हम लिख सकते हैं, हीट Q1 आया, Q1 ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्क में गया और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर में गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये दिख रहा है हम लोग को, क्यू अमाउंट ऑफ हीट आया है, हीट इंजन में गया और ये इसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया, कुछ एनर्जी, और कुछ एनर्जी बाहर निकल गया इंजन से। हम लोग को डिजायरेबल यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग का एम है, एम जो है वर्क को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इफिशियंसी जो होगा, हम लोग को जो डिजायरेबल आउटपुट क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो वर्क बाय इनपुट, यदि ऊपर का इक्वेशन हम लोग यूज करें तो वर्क W
बाई इनपुट Q1 था। इस वर्क को यदि हम लिखें तो ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी Q1 माइनस Q2 इक्वल टू वर्क, और नीचे Q1। इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड करें, Q1 बाई Q1 इज Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी 1 इससे में कट जाएगा माइनस Q2 बाई Q1, यानी हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1। यदि हम लोग आइडियल केस पढ़ते हैं, इफ दो कंडीशन यहाँ पर यदि होता है, यदि गैस आइडियल गैस है और सिस्टम है, और दूसरा यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल क्या होता है मैं इसको बताने के बाद मैं बताता हूँ। तब एफिशिएंसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये Q जो है Q2 को T2 लिख सकते हैं, जिस टेम्परेचर से हीट Q2 एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, T1 जहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस टेम्परेचर जहाँ से हीट हम लोग दे रहे हैं वापस। ये इसी केस में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ये हुआ हीट इंजन का फॉर्मूला। सिमिलरली एक हीट पंप होता है, और इसी से सिमिलर होता है, सेम कॉन्सेप्ट पर होता है रेफ्रिजरेटर। जैसा कि ऊपर केस में हम लोग इंजन में एफिशिएंसी हम बोल रहे थे, इस केस में हीट पंप या रेफ्रिजरेटर केस में इसको हम डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को ना बोल के हम यहाँ पर लिखते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी यहाँ पर भी दो रिजर्वायर चाहिए हम लोग को। कभी भी हीट जब ट्रांसफर होगा तो उसके लिए एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर चाहिए ही होगा, और रिजर्वायर इसलिए ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। एक कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट होगा और वहाँ से यदि हम हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा। यहाँ पर ये हमेशा कांस्टेंट रहे आइडियली, इसीलिए हम लोग लेते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर एक एबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, या वो एबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इसीलिए उसमें हीट ऐड करने या एक्सट्रैक्ट करने से उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे समुद्र में से सी में से एक बकेट ऑफ वाटर निकालने से उसके वाटर क्वांटिटी को फर्क नहीं पड़ता है, सिमिलरली हम यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर भी एक हॉट रिजर्वायर होगा और एक कोल्ड रिजर्वायर होगा। ये हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड। ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, और ये है हीट पंप। हीट पंप का जैसे नाम है हीट पंप, यानी वो हीट को पंप करेगा। पंप जैसे वाटर पंप क्या होता है, यदि वाटर हाई पोटेंशियल एनर्जी है तो लो पोटेंशियल एनर्जी पे जाने, यानी एक डैम है, यदि मान लो डैम है, यहाँ से वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए हम लोग को, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता है। बट यदि हमको लोअर पार्ट से यानी अंडरग्राउंड वाटर को बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाना होगा तो हम लोग को पंप चाहिए होता है। उसी तरह यदि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर यदि जाना है तो उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक आएगा। और ये जो आएगा जिस प्रोसेस से यहाँ पर डैम के केस में होता है, ऑटोमेटिक वाटर फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। इसी तरह यदि हीट यहाँ से हाई टेम्परेचर से या हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर मूव करता है तो ऑटोमेटिक हम लोग को यहाँ पर वर्क मिलता है, उसको कहते हैं हीट इंजन। और हीट पंप के केस में होता क्या है,
जैसे कि नॉर्मल पंप होता है कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में भेजने के लिए जो यूज करते हैं उसको हीट पंप कहते हैं। यानी यहाँ पर टेम्परेचर का जो डायरेक्शन होगा, हीट का जो डायरेक्शन होगा फ्लो का, वो उल्टा होगा। यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। और ये ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, इसके लिए हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, वर्क देना पड़ेगा सिस्टम को, यानी हीट पंप को वर्क देना पड़ेगा। हीट पंप के केस में हीट हम जो पंप कर रहे हैं हाई एनर्जी पे, यानी हॉट रिजर्वायर में जो हीट पंप कर रहे हैं उसको उसको देखेंगे। यानी यहाँ पर हीट पंप के केस में Q1 को कंसीडर करें, कितना हीट को हम पंप कर रहे हैं हॉट रिजर्वायर में। और रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, हीट को कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी फ्रिज में से कितना हीट निकाल रहे हैं, यानी Q2। ये हो गया रेफ्रिजरेटर के केस में, यानी Q2 केस में हम लोग लेंगे Q2 रेफ्रिजरेटर केस में, इसको कहेंगे रेफ्रिजरेटर। और हीट पंप के केस में हम लोग कितना पंप कर रहे हैं आउट इस पे हॉट रिजर्वायर में, उसको कहेंगे हीट पंप। यानी हीट पंप का सीओपी, यदि इसमें एफिशिएंसी नहीं होता सीओपी होता है। यदि इक्वेशन यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, Q2 ये W है, कितना वर्क हम लोग, ये ऑटोमेटिक तो होगा नहीं काम, इसके लिए हम लोग को जब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा तो हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। उल्टा यदि रहता तो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली हो जाता, जो कि नॉर्मल केस में हम लोग जैसे कप ऑफ टी है वो ऑटोमेटिक कूल हो जाएगा, बट यदि उसको हीट करना है तो यानी उसमें हम लोग का एक्स्ट्रा कुछ इफर्ट लगेगा। सिमिलरली लो टेम्परेचर पे यानी लो हीट एनर्जी रिजर्वायर से हाई हीट एनर्जी रिजर्वायर पे यदि हीट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम लोग को वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पे, यानी W, यानी Q प्लस W इक्वल टू Q1, यानी हीट पंप को ये जो दे रहे हैं और ये जो बाहर निकल रहा है। यदि केस लें हीट पंप का, इस केस में हीट पंप का केस यदि लेते हैं, यहाँ पर डिजायर हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग का क्या डिजायर है कि हीट कितना पंप हो हायर टेम एनर्जी पे, यानी Q1। और इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं हम लोग W। यानी Q1 और W को ऊपर से लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। इसी को हम यदि लिख सकते हैं 1 Q1 को नीचे ले आए Q1 Q2 बाय Q1, वैसे तो COP इक्वल टू हो गया Q1 बाय Q1 माइनस Q2। और इस केस में यदि लिखें तो लिख सकते हैं 1 बाई Q1 बाई Q1 1 हो गया, माइनस Q2 बाई Q1। ये जो है इफिशियंसी है हीट इंजन का, यानी 1 बाय इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, यानी COP ऑफ हीट पंप को लिख सकते हैं या तो Q1 बाई Q1 माइनस Q2 और 1 बाई हीट इंजन। सिंस हीट इंजन का इफिशियंसी हमेशा 1 से कम ही होगा, क्योंकि 1 में से कोई अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा कम ही होगा। यानी ये जो वैल्यू होगा 1 बाई जो नीचे होगा 1 से लेस होगा। जब ये 1 से लेस होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, यानी COP हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है। सिमिलरली इस केस में भी यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यदि रिवर्सिबल है और आइडियल गैस है, तो COP को में हीट के बदले उसको वहाँ पर टेम्परेचर से रिप्लेस कर सकते हैं, T1 बाई T1 माइनस T2, टेम्परेचर से यदि कोरिलेट करें तो COP ऑफ
हीट पंप। और यदि रेफ्रिजरेटर केस करें, यहाँ पे हम लोग का डिजायर क्या है कि हम लोग कितना एनर्जी यहाँ से फ्रिज से निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे डिजायरेबल हम लोग को क्या है, Q2 है। बस यही डिफरेंस है, वहाँ पर Q1 होता है, यहाँ पर Q2 होता है। यहाँ पर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होगा ये होता है Q2 बाय वर्क, और वर्क इज इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2। यानी इस केस में डिनोमीटर डिफरेंट सेम है, न्यूमीटर बस डिफरेंट हो जाता है। यदि टेम्परेचर का लिखें टेम्परेचर के टर्म में, तो T2 माइनस T1 बाय T2। सिंस हम लोग को ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, बस इस एक डायरेक्ट नहीं डिराइव करके डायरेक्ट लिखते हैं। एक होता है COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। और COP ऑफ हीट पंप होता है 1 बाय एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि यदि इससे इलेक्ट्रोनिकल आता है तो यूज होता है। सिंस हम लोग अभी जो है पढ़ रहे थे सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें दो स्टेटमेंट आता है। एक स्टेटमेंट होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का बस यही एक होता है कॉन्सेप्ट, यदि कोई सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका पूरा रिजल्ट जो होगा वो एक रिजर्वायर से हीट लेके हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी ये T1 टेम्परेचर पे है तो और ये Q1 हीट ले रहा है, तो इसको कंप्लीटली वर्क में पॉसिबल नहीं है करना। यानी ये हीट सेम रिजर्वायर से ले रहा है और हीट सेम रिजर्वायर पे दे रहा है और वर्क जनरेट हो रहा है। ये केल्विन प्लैंक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, यानी सिंगल रिजर्वायर से हीट लेके उसको कन्वर्ट करना वर्क में पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट के तौर पर लिखें तो लिख सकते हैं नो प्रोसेस इज possible whose sole result is the absorption of heat from a single reservoir and the complete conversion of the heat into work। यानी सिंगल रिजर्वायर से हीट लेके 100% को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये किसने कहा था? केल्विन प्लैंक ने कहा था। और ये किस में आता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करता है। सिमिलरली ये हीट इंजन के लिए है। एक वर्क तो उसी में निकालते हैं हम लोग। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट होता है जो क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं। क्लॉसियस
उनका सिंपली यही कहना था कि कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें कि हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र किया जा सके। नो प्रोसेस is possible whose sole result is the transfer heat from a colder object to a hotter object। इसीलिए यहाँ पर हम लोग को एक्स्ट्रा इफर्ट डालना होता है, वर्क डालना होता है हीट पंप के केस में। ये जनरली यूज होता है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के में। अब एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्सिबल इन इरिवर्सिबल। ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि इरिवर्सिबल क्या होता है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट वही है, बस सोच नहीं है। यदि वन सेंटेंस में बोला जाए तो वो प्रोसेस जो कि इनिशियल सिस्टम से जब फाइनल स्टेट में जाए और फाइनल से इनिशियल में भी आ जाए बिना कोई नेट चेंज किए सिस्टम और सराउंडिंग में, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। यानी इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। आइडियल केस, परफेक्टली आइडियल केस हुआ वही इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि रियल है इस रियल वर्ल्ड में। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कोई भी प्रोसेस में लॉस होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कोई भी प्रोसेस को जब क्वासिस्टेटिक प्रोसेस यानी वेरी स्लो प्रोसेस से करते हैं या टेम्परेचर डिफरेंस ना के बराबर आता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और फ्रिक्शन लॉस या विस्कस लॉस जो हो वो ना हो तभी वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बट सभी केस में ये पॉसिबल अचीव करना नहीं है। देयर विल बी सम विस्कस और फ्रिक्शन फोर्स जो कि कंज्यूम करेगा एनर्जी को। और सिमिलरली कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा रियल वर्ल्ड में। तो वहाँ भी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का ट्रांसफर इधर उधर होगा और वो लॉस होगा। रिवर्सिबिलिटी और हम लोग का जो टारगेट होता है कि कितना भी कोई भी सिस्टम को रिवर्सिबल बनाया जा सके ताकि हम लोग को इफिशियंसी ज़्यादा मिल सके कोई भी इंजन का। वहाँ जो इफिशियंसी का फॉर्मूला था क्या था, 1 माइनस T2/T1। ये हायर टेम्परेचर था, ये लोअर टेम्परेचर था। इस केस में इफिशियंसी हमेशा जो होगा 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जगह प्लैंक्स स्टेटमेंट के में देख चुके थे कि कोई भी इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है बनाना जो कि सिंगल रिजर्वायर यानी टेम्परेचर सेम हो और वो वर्क दे। तो यदि पॉसिबल होता तब तो ये इक्वल होता और कट टू 1 हो जाता और इफिशियंसी 0 हो जाता। पर यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो कि इफिशियंसी 1 से नीचे लाने की कोशिश करेगा। जितना डिफरेंस होगा उतना कम इफिशियंसी होगा, जितना कम टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इफिशियंसी होगा। यानी इरिवर्सिबिलिटी का मेनली 2 रीजन होता है। एक रीजन होता है फ्रिक्शन कारण या विस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमेशा कोई भी सिस्टम में रहेगा ही रहेगा। फ्रिक्शन या विस्कस ये भी कैसे लिक्विड का फ्रिक्शन हुआ लॉस। और सेकंड जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी उस सिस्टम में होगा, उस प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी उतना ज़्यादा होगा।
यानी कोई भी सिस्टम इनिशियल से फाइनल सिस्टम में कोई प्रोसेस इनिशियल से फाइनल में जा रहा है और फाइनल से इनिशियल में जा रहा है बिना कोई लॉस के, और सिस्टम सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसको कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसको कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी को सबको देखते हुए एक कार्नोट साहब थे जिन्होंने एक इंजन बनाया जिनका मकसद था कि कितना ज़्यादा इफिशियंसी कोई भी इंजन का अचीव किया जा सकता है। तो उन्होंने सब कुछ आइडियली लेने का कोशिश किया और देखना चाहा कि एक सिस्टम जब दो टेम्परेचर के बीच में इंजन को रन करते हैं तो उसका मैक्सिमम इफिशियंसी कितना अचीव किया जा सकता है। तो हेडिंग डालते हैं कार्नोट इंजन। इंजन जब है तो हमेशा, जैसे कि प्लैंक स्टेटमेंट से पता है कि हमेशा दो टेम्परेचर तो चाहिए ही। कोई भी इंजन को रन करने के लिए एक टेम्परेचर रिजर्व पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। यानी यदि हम ग्राफ बनाते हैं, दो टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। इसको यदि एज्यूम करते T1 और इसको T2, सब यहाँ पर हम आइडियली केस लेकर चलेंगे ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव किया जा सके। ये साइंटिस्ट का जो नाम था, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सर जी, उनका नाम कार्नोट जो है उसी के नाम पर पड़ा था, और ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे और ये टाइम था 1824। सिंस यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए, तो ये हम कोशिश करेंगे, एक तो ये आइडियल गैस लेंगे, दो हीट रिजर्वायर तो चाहिए ही, और जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में होगा। तभी रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस यानी जो हीट हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे और रिलीज करेंगे वो आइसोथर्मली करेंगे, यानी सेम टेम्परेचर पर, ताकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रहे। सेम टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब करेंगे और रिलीज करेंगे, यानी हीट इंजन जो था इसमें जो हीट आ रहा था एब्जॉर्ब जो कर रहे थे और हीट रिलीज जो कर रहे थे, इस दोनों केस में ये आइसोथर्मली प्रोसेस को यूज करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर सेम, और टेम्परेचर सेम तब होगा जब जब क्वासिस्टेटिक प्रोसेस होगा, यानी काफ़ी स्लो होगा, ताकि उसको इतना टाइम मिल जाए ताकि टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो रहे, सेम टेम्परेचर पर रहे हर एक स्टेप। और टेम्परेचर जो हीट जो लेंगे एक फिक्स टेम्परेचर आइसोथर्मल पे टेम्परेचर पे, और रिलीज भी एक फिक्स टेम्परेचर पर करेंगे। बट टेम्परेचर T1 से T2 रीच करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। तो उस प्रोसेस में ताकि हीट कोई ट्रांसफर ना हो, इसके लिए हम लोग को परफेक्ट क्या रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। हम बस हीट का ट्रांसफर T1 आइसोथर्मली और T2 पर ही करेंगे। यानी हीट लेंगे, यानी हीट एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एडियाबैटिकली टेम्परेचर T पर पहुंचेंगे। फिर यहाँ पर हीट को रिलीज करेंगे और रिलीज करने के बाद टेम्परेचर T1 पर वापस आ जाएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा ताकि हमको नेट एनर्जी मिलती रहे। और इसका एरो दिखाना जरूरी है। यहाँ पर हीट हम लोग ले रहे हैं
Q1 और यहाँ पर हीट हम लोग दे रहे हैं और ये दोनों प्रोसेस होगा आइसोथर्मली। और ये भी आइसोथर्मली, यानी हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है एट आइसोथर्मली at temperature T1 and T2 at temperature T1 and T2 हीट लेने के बाद ये एडियाबेटिकली, क्योंकि हीट का यहाँ ट्रांसफर ना हो, हम T2 टेम्परेचर पर रीच करेंगे। T2 टेम्परेचर रीच करने के बाद हम लोग हीट को रिलीज करेंगे, ये T2 टेम्परेचर और T1। इस प्रोसेस में हम लोग को वर्क मिलता है, न्यू वर्क, और फिर वापस हम लोग T1 पर रीच करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग T1 के हम लोग V1 वॉल्यूम हुआ और P1 प्रेशर, सिमिलरली चारों पॉइंट का ये 2, यहाँ पर प्रेशर होगा T2 P2 V2 वॉल्यूम V2, सिंस ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर यहाँ पर T1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर को बोलते हैं T2। ये प्रोसेस फिर आइसोथर्मल है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो जाएगा और V4 और P4। यानी इसमें पहले यदि हम समराइज करते हैं तो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस यूज हुआ है, जिसमें कि हीट का एक्सचेंज हुआ है, हीट Q1 और Q2 का एक्सचेंज हुआ है एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। यानी ये Q1 एट टेम्परेचर T1 आइसोथर्मल प्रोसेस ये है और ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 है आइसोथर्मली। यहाँ पर Q1 एब्जॉर्ब हो रहा है T1 पे और T2 पर रिलीज हो रहा है। और दो प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, टू एडियाबेटिक प्रोसेस, टेम्परेचर T1 से T2 आने के लिए, T1 से T2 आने और जाने के लिए। इसमें हीट का नो हीट ट्रांसफर, और यहीं से वर्क भी होगा रिलीज। ये जो ग्राफ है ये है पीवी ग्राफ। यदि इस कार्नोट इंजन का हम लोग का टारगेट है एफिशिएंसी निकालने का, ताकि पता चले कोई भी इंजन का जो एफिशिएंसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हर एक प्रोसेस का एनर्जी और वर्क निकालने की कोशिश करेंगे, और एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय हीट इनपुट होता है, वो पुट करने के बाद हम लोग का एफिशिएंसी आ जाएगा। यानी स्टेप 1 में यदि ऐसे थर्मल प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो लेते हैं, तो यहाँ सिस्टम जा रहा है यानी पहला से दूसरे की तरफ। प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। टेम्परेचर T1 से T1 पे ही रह रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रेशर P1 से P2 पे जा रहा है और वॉल्यूम V1 से V2 पे जा रहा है। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, Q1 फ्रॉम रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। और जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ये फर्स्ट लॉ लगाएं तो डेल्टा Q इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस वर्क, सिंस टेम्परेचर सेम होता है यानी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, यानी वर्क इजकल टू हीट होता है। और ऐसे थर्मल के केस में वर्क जो है होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मतलब Q1V1 इक्वल टू म्यू और एन आर T1, क्योंकि टेम्परेचर T1 पर थर्मल प्रोसेस है, ln V2 बाय V1। V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम पर पहुंच रहा है, ये Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गया। सिमिलरली अ प्रोसेस 2 से 3 पे जाएंगे, इस केस ये एडिएटिव प्रोसेस है। इस केस में टेम्परेचर T1 से हम लोग T2 पे जा रहे हैं और P2 से P3 पे जा रहे हैं। सिमिलरली V3 से V2 से V3 पे जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक के हिसाब से डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। यहाँ पर क्योंकि एडिएटिव प्रोसेस है, Q जीरो हो रहा है होगा, और इस केस में हम लोग वर्क निकालना जान रहे हैं कितना होता है, म्यू आर T1 माइनस T2, क्योंकि टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, बाय गामा माइनस 1, और गामा क्या होता है CP बाय CV। ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर चुके, वर्क कैसे निकलते हैं, यहाँ बस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो 3 से 4 पे जाने का होगा। ये प्रोसेस ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, क्योंकि दो आइसोथर्मल तो एडिएटिव होता है। इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, Q2 अमाउंट Q2 हीट रिलीज एट टेम्परेचर T2, यहाँ पर टेम्परेचर T2 से T2 पे ही रहेगा, कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है। और P3 से P4, V3 से V4, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क इक्वल टू होता है म्यू आर T2, और यहाँ पे वॉल्यूम जो हो रहा है V3 से V4 पे जा रहा है, ये होगा। और फाइनल जो प्रोसेस होगा इस साइकिल का, एक कार्नोट साइकिल में, वो 4 टू वापस 1 पे जाएगा, फिर 1 से 2। ये प्रोसेस भी एडिएटिव प्रोसेस होगा। यहाँ पे भी Q इक्वल टू 0 होगा, यानी टेम्परेचर यहाँ पे T2 से T1 पे जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो V4 से V1 पे। सिमिलरली प्रेशर P4 से P1 पे। और इस एडिएटिव प्रोसेस में भी जो वर्क होगा 4 to 1 में वो होगा जैसा ऊपर हुआ है, T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। जैसा कि हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं, ये एक्सपेंशन है, इस केस में एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन में वर्क होता है, और ये एक तरह से कंप्रेशन है, इसमें वर्क देना पड़ता है और इसमें मिलता है वर्क, यानी नेटवर्क जो होगा वो दोनों एडिएटिव प्रोसेस में वर्क हो रहा है। तो जो एक्सपेंशन वर्क होगा उसमें से कंप्रेशन वर्क घटा देंगे तो नेटवर्क होगा जो हम लोग को मिल रहा है वो। तो वर्क नेट यदि लिखते हैं, यानी वर्क पूरा साइकिल का लेते हैं, तो 1 से 2
प्लस वर्क 2 से 3, ये दोनों एक्सपेंशन ये पॉजिटिव होगा। इस दोनों केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, इन एक्सपेंशन है 1 से 2, 2 से 3 में। अब इसके बाद हम लोग वॉल्यूम घटा रहे यानी कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव होता है क्योंकि उसमें वर्क डाला जा रहा है, एक्सपेंशन मिल रहा होता है, यानी 3 से जो 4 होगा वो नेगेटिव होगा। और सिमिलरली 4 to 1 जो होगा वो भी कंप्रेशन यानी नेगेटिव होगा। 1 से 2 में ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, ऐसे फर्स्ट प्रोसेस में, ऐसे थर्मल प्रोसेस में वर्क जो होगा होगा म्यू आर टी वन एल वी टू, वॉल्यूम बजा रहा है वी वन से, माइनस 2 एल एन वी थ्री बाई वी फोर। नाउ कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी, नाउ नाउ कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन यदि इसको डिनोट करते हैं, डिनोट किया जाता है तो क्या होता है, वर्क डन बाय हीट इनपुट। तो जितना हीट इनपुट देते हैं कितना वर्क हो रहा है। जैसे कोई पेट्रोल इंजन, कोई हम बाइक यूज करते क्या होता है, कितना उसमें हम पेट्रोल डाल रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं और कितना दूर वो चल रहा है और कितना बाइक काम कर रहा है। सिमिलरली डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू टू क्या था, क्यू वन माइनस क्यू टू था बाई क्यू वन, यानी डिवाइड करेंगे फिर वन हो जाएगा, वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। और क्यू वन क्यू टू जो होता है, जो वो प्रोसेस में कौन सा होता है, जो क्यू वन आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ और क्यू टू भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्यू वन क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट है, ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस फर्स्ट लॉ हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू जीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है इसलिए एम सी वी डी टी, जो सी वी होता है ये डी यू होता है वो जीरो हो जाएगा, डी टी जीरो है यहाँ पर, यानी वर्क डन और क्यू दोनों सेम है। और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क हम लोग को पता है क्या होता है, यानी वन माइनस यहाँ पर वर्क डाल देंगे क्यू को बदले तो हो जाएगा पहला टी टू एल एन वी थ्री बाई वी फोर, और क्यू वन हो जाएगा टी वन एल एन वी टू बाई वी वन, वन माइनस यानी एफिशिएंसी लिख सकते हैं वन माइनस टी टू बाई टी वन एल एन वी टू बाई वी वन बाई एल एन वी थ्री बाई वी फोर और वी टू बाई वी वन। ये आधा थर्मल प्रोसेस है, ऊपर वाला पार्ट में जो वर्क क्यू ले रहे हैं ये वाला पार्ट में। इसके बाद ये जो स्टेप टू से थ्री आ रहा है एडिटिव प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम टू से थ्री चेंज हो रहा है, यानी स्टेप टू से जो थ्री है वो एडिटिव प्रोसेस है। और एडिटिव प्रोसेस क्या होता है, टी वन वी टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी थ्री गामा माइनस वन, यानी वी टू बाई वी थ्री जो आ जाएगा वो आ जाएगा टेम्परेचर का टर्म में टी टू बाई टी वन पावर वन बाई गामा माइनस वन। सिमिलरली स्टेप फोर से वन जो लास्ट स्टेप है वो भी एडिटिव प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस है टू से थ्री ऐसे था।
ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ठीक। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस, ये था थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, ये था एडियाबैटिक, और ये फिर आइसोथर्मल था, अल्टरनेट होता रहता है, आइसोथर्मल, और ये फिर एडियाबैटिक था। यानी फोर्स से 1 जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रोसेस 1 से 2, यानी टेम्परेचर 1 और 2 सेम होगा, सिमिलरली 3 और 4 सेम होगा। यानी इसको हम 1 को बदल 2 भी कर सकते हैं, 4 1 यानी 4 से टेम्परेचर टी 4 से T2 पे जा रहा है, यानी बोल सकते हैं T2 V4 का पावर गामा -1 इक्वल टू T1 V1 का पावर गामा -1, यानी इस केस के लिए और इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ये दोनों सेम है, ये T1 टेम्परेचर है और ये T2 टेम्परेचर, इसीलिए पे T2 लिए है। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस 1 से 2 और 3 से 4 इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी T1 T2 सेम है, इसलिए T2 मान लिए, T3 T4 इसको T2 मान लिया, T1 इसको T2 मान लिया, इसको T1 और इसको इस टेम्परेचर को T2। आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों 1 2 T1 T2 मान लिए, और इसको T2 मान लिए, जहाँ 3 3 और T4। इसी को यदि V को इधर लाते हैं, यानी V1 बाई V2 पावर, इधर ले आएंगे तो क्या होगा, गामा -1, और उधर क्या हो जाएगा T2 बाई T1। अभी इस रेशियो V1 बाई V2 को कैसे लिख सकते हैं, V1 बाई V2 को टेम्परेचर पावर कर देंगे 1 बाई गामा -1, यानी इस प्रोसेस और इसमें दोनों में यहाँ पे जो T2 V2 V4 है और यहाँ V2 V1 है, ये V3 V4 है और V2 V1 है, इसको रिप्लेस करेंगे नीचे से, यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं V2 बाई V3 और यहाँ पे V1 बाई V2, ये V4 था। इस दोनों को हम यदि कोरिलेट करते हैं, इसको और इसको, तो दोनों सेम आ रहा है, यहाँ पर भी T2 बाई T1 का पावर 1 बाई गामा -1 है, और यहाँ पर भी T2 बाई T1 का पावर 1 बाई गामा -1 है, यानी हम बोल सकते हैं V2 बाई V3 V2 बाई V3 इक्वल टू V1 बाई V4 हुआ। इसको यदि क्रॉस करते हैं तो हम बोल सकते हैं V3 बाई V3, यहाँ मान इसको यहाँ ले आते हैं तो बाई V4 हुआ, और इसको V2 कहीं रहते हैं तो इसको नीचे ले आते हैं, यानी V1 बाई V4, यही V3 बाई V4 एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला में है, V3 बाई V4 और V2 बाई एफिशिएंसी वाले फॉर्मूला में भी है V3 बाई V4 और V2 बाई V1, यानी V3 बाई V4 V3 बाई V4 V1 बाई V4, यानी एफिशिएंसी अब क्या हो गया, यानी ऊपर जो एल वाला था पार्ट वो कट गया, एफिशिएंसी इक्वल टू हो गया 1 माइनस T2 बाई T1, और यहाँ पर ln V3 बाई V4 और नीचे ln V2 बाई V1 है, यहाँ पर क्या है इक्वल है, यानी ये कट गया, यानी एफिशिएंसी हो गया 1 माइनस T2 बाई T1। जिसमें कि ये सिंक टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर कम कम है, जहाँ पर कि हीट जा रहा है, सिंक टेम्परेचर है, यानी लोअर टेम्परेचर
और ये है हायर टेम्परेचर। यानी हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा है, और ये पार्ट छोटा है उसे बड़ा से डिवाइड करेंगे तो हमेशा लेस देन वन होगा, यानी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन वन माइनस समथिंग यानी लेस देन वन ही होगा। यदि एफिशिएंसी फॉर्मूला के बाद समराइज किया जाए तो देखो कोई चीज़ एफिशिएंसी क्या होता है, कितना हम उसमें एनर्जी डाल रहे हैं और कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे भी वही होगा। तो हम Q1 एनर्जी डाल रहे हैं, पहले तो चार प्रोसेस में है, चार प्रोसेस में दो आइसोथर्मल है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा है और इसमें हीट जीरो हो रहा है। पहले स्टार्ट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से, मानो एक साइक्लिक प्रोसेस तो उसका एंड कह नहीं सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट। तो मान के यदि चलते हैं एक पॉइंट को, यानी 1 से 2 जो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इनमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है रिजर्वायर से, और फिर प्रोसेस 2 होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें कि वर्क आउटपुट देता है। इसमें Q जीरो होता है और 3 से 4 जो प्रोसेस होता है वो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और इसमें Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है सिंक में, और फिर 4 से 1 एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। इसमें वर्क हमको मिल रहा है इसमें, इस प्रोसेस में। और सिंपली यदि वर्क नहीं भी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या था, वो आउटपुट क्या मिल रहा है हम लोग को, Q1 दे रहे हैं और Q2 बाहर जा रहा है, यानी आउटपुट जो इसमें बच गया वही आउटपुट मिला। ये अमाउंट कोई चीज़ से इंजन से Q अमाउंट गया और Q2 अमाउंट बाहर चल गया, तो बचा क्या, Q1 माइनस Q2। तो ये वर्क हो गया, और एनर्जी दे कितना रहते Q1, ये एफिशिएंसी हो गया, यानी 1 माइनस Q2 बाय Q1। और सिंस ये प्रोसेस 1 से 2 जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ टेम्परेचर जो यहाँ होगा वही टेम्परेचर यहाँ भी होगा। सिमिलरली 2 ये 3 पॉइंट जो है और 4 पॉइंट दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसको यदि T2 मानते हैं, दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है ना, T1 T2, तो इसको T2 मानते थे, यानी 0.4 पे जो होगा वो भी टेम्परेचर T2 होगा। सिंस आइसोथर्मल प्रोसेस है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, इन वर्क इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। तो वह हो जा रहा है बाय आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होता है, इस प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल पहला कर लेते हैं, द टेम्परेचर T1 है, इन T1 ln, अब कहाँ से कहाँ तक वॉल्यूम जा रहा है, V2 टू V1 से 2 जा रहा है वॉल्यूम, ऊपर की सॉरी ऊपर Q2 है ना, ऊपर Q2 है, यानी ये Q2 हुआ, एनर्जी जो सिंक में रिलीज कर रहे हैं हीट को। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है T2 है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, वर्क रिजल्ट क्यों होता है, वर्क क्या होता है, टेम्परेचर उस प्रोसेस का, यानी T2 ln, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, V3 से V4 पे जा रहा है, यानी V3 बाय V4। सिमिलरली जो इनपुट दे रहे हैं यानी Q1 ये प्रोसेस हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम कहाँ चेंज कर रहा है, V1 से V2 पे चेंज कर रहा है, यानी T1 ln V2 बाय V1। अब इस V3 V4 V2 V1 को कोरिलेट करने के लिए ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका हेल्प लेंगे। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि T V पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यहाँ हम V2 और V3 को कोरिलेट कर लेते हैं, सिमिलरली V4 और V1 को कोरिलेट करते हैं। तो उससे नीचे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ से आता है ये जो V3 का रेशियो है V3 बाई V4 बराबर आ जाता है V2 बाई V1। जब ये दोनों सेम होता है ये कट जाता है और एफिशिएंसी हो जाता है 1 माइनस T2 बाई T1। ये हायर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर,
ये कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी हो गया। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जब ये सब कर लिए तो कार्नोट का एक कॉन्सेप्ट भी आता है, तो कार्नोट थ्योरम जो कहते हैं। इसका मेनली दो कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट है। हीट इंजन working between two given temperature T1 and T2 of the hot and cold reservoir respectively. No engine can have efficiency more than that of Carnot engine। मतलब ये है कि कोई भी इंजन हो, तो कार्नोट इंजन के अलावा बहुत सारे इंजन होता है। ऑटो इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, ड्यूल इंजन होता है, बहुत सारे इंजन होता है, स्टर्लिंग साइकिल होता है, बहुत सारा होता है। तो कोई भी साइकिल जो है जो दो टेम्परेचर के बीच में काम करेगा, और दो टेम्परेचर कौन सा है, एक हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है और एक लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है। यानी एक हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है, एक लोअर टेम्परेचर, एक हायर टेम्परेचर। इसके बीच में कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसका आउटपुट जो होगा कि कार्नोट इंजन से ज़्यादा होगा। मैंने मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा वो हमेशा कार्नोट इंजन का ही होगा, कोई दो फिक्स टेम्परेचर के बीच में। एंड T1 T2 टेम्परेचर है, तो उसके बीच में कोई भी इंजन लगा दे, सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का ही होगा। यानी कह सकते हैं एक आइडियल कार्नोट एक आइडियल की तरह है, एक लिमिट की तरह है। यानी कोई भी देखते हैं टेम्परेचर के बीच में कितना हम एनर्जी और कितना एफिशिएंसी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन करने के लिए कार्नोट इंजन ही लगाते हैं। और कोई अदर साइकिल होगा, इंजन होगा, तो उसका एफिशिएंसी हमेशा कम होगा कार्नोट इंजन से। कार्नोट इंजन दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के यूज होता है, और दो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, बट आइडियली ये है पॉसिबल है। रियल लाइफ में कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है, उसमें इरिवर्सिबिलिटी हमेशा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हमेशा कोई भी इंजन में, कोई भी सिस्टम में फ्रिक्शन होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और इसी सब कारण इरिवर्सिबिलिटी जनरेट होता है और उसका एफिशिएंसी घट जाता है। तो कोई एक मॉडल के तौर पे यूज करते हैं कार्नोट इंजन का। कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम होता है और साइकिल के रिस्पेक्ट में, कोई फिक्स दो टेम्परेचर के बीच में। और दूसरा पॉइंट है द एफिशिएंसी of the Carnot engine is independent of nature of working fluid और substance। यानी इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आया था, 1 माइनस लास्ट T2 बाई T1 आया था। यहाँ पर बस टेम्परेचर इंवॉल्वमेंट में और कोई चीज़ का यूज नहीं हो रहा है। यानी क्या सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बस इस पर डिपेंड कर रहा है कि किस टेम्परेचर के बीच में इंजन काम कर रहा है। यहाँ बस T2 और T1 टेम्परेचर के बीच में। और हाँ, यहाँ टेम्परेचर जो है वो केल्विन हमेशा लेते हैं, केल्विन में लेते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है, बस ये डिपेंड है किस टेम्परेचर के बीच में काम करता है ये इंजन।
तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट इसका समरी एक अपलोड करेंगे जिसमें कंप्लीट इसका रिवीजन एक क्लास में होगा, वन शॉट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव ए नाइस डे।